Hello friends, I welcome you all in my YouTube channel. In today's class, I'm going to teach you about conjunction, and you will learn about the present continuous tense and some basic translation inshallah. So let's आगे begin our बढ़ने से एक class. छोटा सा रिकैप लेंगे। रिकैप ऑफ द लास्ट डेज वीडियो। हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था उसका एक रिकैप कर लेते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल के बारे में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं उसको, और हमने उसको बहुत डिटेल पढ़ा था। उम्मीद है कि वो लेसन आपको समझ में आ गया। अब भी डाउट है तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लें ताकि वो डाउट क्लियर हो जाए। फिर भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में भेजें ताकि मैं उस डाउट को फिर से क्लियर करने की कोशिश करूं। और ये वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो आई बटन में देखिए, ऊपर दिख रहा है, ज़रूर से टच करके देख लिए ताकि आपको अगला लेसन समझ में आ जाए। आज हम पढ़ेंगे द यूज़ ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन का इस्तेमाल। कंजंक्शन ये जो ना, ये 7वां पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। वी यूज़ कंजंक्शन टू जॉइन 2 सेंटेंसेस। हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और 2 नाउन को, 2 वर्ड को जोड़ने के लिए, 2 फ्रेज़ को जोड़ने के लिए। यानी कंजंक्शन करता है सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है, वर्ड को वर्ड से जोड़ता है और फ्रेज़ को फ्रेज़ से जोड़ता है। वी कॉल देम सेंटेंस लिंकर्स ऑल्सो। इसको हम सेंटेंस लिंकर्स, सेंटेंस का लिंकर भी बोलते हैं, जोड़ने वाला भी बोल सकते हैं। सम मेन कंजंक्शन वी आर गोइंग टू रीड हियर: and, but, or, so, because, when, if। ये सारे वर्ड्स, ये जो कंजंक्शन है बहुत मशहूर हैं, इन्हीं के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसके में से कुछ पार्ट को। वी विल लर्न टुडे अबाउट एंड, बट एंड और। एंड, बट और के बारे में हम सीखेंगे कि एंड, बट, और कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला है एंड। एंड वी यूज़ एंड टू जॉइन 2 सेंटेंसेज व्हेन द एक्शंस आर रिलेटेड। हम 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं एंड के ज़रिया जिसमें एक्शंस जो है अलग अलग होते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट्स एंड द हेल्पिंग वर्ब इन द 2 सेंटेंसेज आर द सेम, वी नीड नॉट रिपीट देम। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों का सब्जेक्ट और दोनों का हेल्पिंग वर्ब सेम होता है तो हमें बार बार उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उस सेंटेंस को एक सेंटेंस बना करके एंड से जोड़ देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं हम ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, वी एट द ब्रेड, ठीक है, एक सेंटेंस हुआ। वी ड्रिंक द वाटर, इसमें सब्जेक्ट देखेंगे तो वी है और वी है, सब्जेक्ट सेम है ना। अब एट द ब्रेड और ड्रिंक द वाटर, ये दोनों अलग अलग फ्रेज हुए, तो हम दोनों में से वी में से दोनों वी नहीं लिखेंगे बल्कि एक ही वी लिख लें। दोनों में से एक वी ले लिए, उसके बाद एट द ब्रेड लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अब दूसरे पार्ट को जोड़ने के लिए हम एंड का इस्तेमाल करेंगे। एंड ड्रिंक द वाटर, वी एट द ब्रेड एंड ड्रिंक द वाटर। हमने रोटी खाई और पानी पिया। फिर हमने ये नहीं बोलेंगे कि हमने रोटी खाई और हमने पानी पिया, ये से सेंटेंस सही नहीं है। तो दोनों जब सब्जेक्ट सेम है और हेल्पिंग वर्ब दोनों जो है, यहाँ पर ड्रैंक होना चाहिए, ऊपर सेंटेंस है ड्रिंक लिख दिया, यहाँ पर ये होना चाहिए ड्रैंक, पास्ट में होना चाहिए था, या ड्रिंक लिखा, भाई मिस्टेक है। तो ये एट पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, तो आप समझ ले, ठीक है। ये नीचे सही लिखा गया है, ड्रैंक लिखा हूँ मैंने। सो वी एट द ब्रेड एंड ड्रैंक द वाटर। उम्मीद है कि समझ में आया आपको। तो यहाँ पर हम 2 सब्जेक्ट एक ही हैं। अब यहाँ देखते हैं, सोनिया हैज़ वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है। सोनिया एक लड़की है, उसने कपड़े धो लिए। शी हैज़ पुट देम अवे, पुट देम अवे, पुट देम होना चाहिए, यहाँ पुट देम लिखा है, ये भी मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो मैं बताता चलूँगा, जहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आप इसको माइनर मिस्टेक है, इसको आप मान के चलिए। शी हैज़ पुट देम अवे, यहाँ पर देम होगा, एन नहीं है, देम, ठीक है। तो उसने उसको क्या किया, उसको टांग दिया, दूर उसको रख दिया। जो धो लिया है उसको फिर उसने टांग दिया, ठीक है। तो अब करने वाली तो सोनिया ही है। उसने पहले क्या किया, वॉश किया क्लॉथ को, फिर उसने जो है पुट किया, उसको रख दिया। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हैज़ है। पहले वाले में वर्ब जो था, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो था नहीं, लेकिन वर्ब दोनों पास्ट में थे। इसमें दोनों हैज़ और हैज़ के साथ है। तो जब सब्जेक्ट सेम हो और हेल्पिंग वर्ब सेम हो, हम दोनों में से एक ले लेंगे, सोनिया को ही ले लेंगे, सोनिया उसके बाद हैज़, दोनों में से, ये दोनों में से कॉमन निकाल करके लिख लेंगे। सोनिया हैज़ के दोनों डाल लिए, ठीक है। उसके बाद वॉश द क्लॉथ्स और पुट देम अवे, ये बारी बारी लिखेंगे। इनको वॉश द क्लॉथ्स लिखे एंड लिख देंगे और पुट देम अवे करेंगे, ठीक है।
देखिए मैंने देम लिखा है, सही है ना। तो आई होप समझ में आया। जब दो सेंटेंस को जोड़ना हो, दो फ्रेज को जोड़ना हो, तो हम एंड का इस्तेमाल करते हैं और का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आया। आगे चलते हैं। अब उसके बाद बट का नंबर है बट। वी यूज़ बट माने लेकिन। हम लेकिन का इस्तेमाल करते हैं टू जॉइन सेंटेंसेस व्हेन वन सेंटेंस मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर। जब एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस जो है, दो सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं बट से, ठीक है। लेकिन जब देखेंगे कि पहला सेंटेंस कुछ कह रहा और दूसरा सेंटेंस उसके उल्टा ही कह रहा है, दोनों में बहुत अलग अलग अंतर है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, बट का इस्तेमाल करेंगे। पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस दोनों में मेल नहीं खा रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, बट से जोड़ेंगे। सेंटेंस को देखते हैं, आप एग्जाम्पल्स में देख लें हम लोग। अच्छा, व्हेन द सब्जेक्ट इन टू सेंटेंस, यहाँ पर वही चीज़ बता रहा, व्हेन द सब्जेक्ट इन टू सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट इज़ द सेम, करने वाला बिल्कुल सेम होगा। वी नीड नॉट रिपीट इट, हमें उसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आई बस समझ में, सब्जेक्ट को बार बार नहीं लिखा जाएगा दोस्तों, बट वी हैव टू रिपीट देम व्हेन दे आर डिफरेंट। लेकिन हम जब दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तो हम उसको रिपीट करेंगे। तो अगर एक सब्जेक्ट है, दोनों सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। अगर सब्जेक्ट अलग अलग है तो दोनों सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे। देखिए सेंटेंस के तौर पर हम देख लेते हैं। द टीचर कॉल्ड मोहन, टीचर ने मोहन को बुलाया, इसमें सब्जेक्ट द टीचर है, ठीक, याद रहे। और ही डिड नॉट कम, ही जो है ना, ही मतलब कौन, ये ही से मतलब मोहन, वो नहीं आया। टीचर ने मोहन को बुलाया, मोहन नहीं आया। तो सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, तो दोनों को हम सब्जेक्ट दोनों उतारेंगे, ठीक है। द टीचर, उसके बाद कॉल्ड मोहन, ठीक है, तो पूरा उतार देंगे। बट क्योंकि ये सेंटेंस में दोनों में फ़र्क है, पहला कुछ कह रहा और उसके खिलाफ वो बात, दोनों सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में कुछ कहा गया, बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आया ना, तो दोनों में अंतर हुआ, फ़र्क हुआ। तो टीचर कॉल्ड मोहन बट, लेकिन ही डिड नॉट कम, लेकिन वो आया नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नीरज वेंट टू मार्केट, ठीक है, नीरज मार्केट गया। ही डिडेंट बाई एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं खरीदा। ही कौन है, मतलब नीरज। दोनों का सब्जेक्ट सेम है, तो जब सब्जेक्ट सेम होगा तो सब्जेक्ट दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में। अगर सब्जेक्ट यहाँ जैसे अलग अलग थे तो हमने दोनों को लिखा था, सब टीचर भी लिखा था और ही भी लिखा था। लेकिन दोनों यहाँ पर नीरज के बारे में बात हो रही है, तो अब दोनों सब्जेक्ट सेम है, हम एक ही सब्जेक्ट उतारेंगे, यानी नीरज उतारेंगे, ठीक है। नीरज वेंट टू मार्केट, ठीक है, बट डिडेंट बाई एनीथिंग, लेकिन कुछ ख़रीदा नहीं। नीरज बाज़ार गया लेकिन कुछ ख़रीदा नहीं, ठीक है। ये दोनों बातों में अंतर है, इसलिए जो है ये बात ऐसा हुआ। आई बात समझ में, आई थिंक समझ में आ गया बट का इस्तेमाल। अब आगे आते हैं और माने या, और माने या। वी यूज़ और टू जॉइन टू सेंटेंसेज व्हेन देयर इज़ अ चॉइस ऑफ एक्शंस। हम और का इस्तेमाल करते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जब दोनों में कोई चॉइस का मामला हो। चॉइस मतलब समझते ना, चुनने की बात हो, ये ले लो या ये ले लो, चॉइस की बात हो, तो हम और का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको और समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं फिर से। When the subject and the helping verb in the two sentences, जब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों सेंटेंस में आर द सेम, दोनों सेम हैं, सो वी नीड नॉट रिपीट देम, तो फिर हमें वो दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू कैन फ्लाई, यू कैन फ्लाई, यू कैन गो बाई ट्रेन। आप उड़ के जा सकते हो या तुम ट्रेन के साथ जा सकते हो, ठीक है, दोनों तरीका आपके पास है। तो यह चॉइस है, या तो तुम उड़ के जाओ या तो तुम ट्रेन से जाओ, ठीक है। जाएगा कौन, सब्जेक्ट यू, और हेल्पिंग वर्ब कैन है, तो कैन दोनों में है, हम दोनों में कॉमन निकालेंगे। यू कैन दोनों में से एक निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात। फ्लाई लिख लेंगे, फ्लाई, और या गो बाई ट्रेन, तो दोनों जोड़ लेंगे, ठीक है। यू कैन फ्लाई और गो बाई ट्रेन। समझ में आ गई बात। तो वेरी इजी है। अब दोनों यू कैन दोनों में नहीं लिखना है। यू कैन फ्लाई और कैन और गो बाई ट्रेन, कैन दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया। आई कैंट सिंग, मैं गा नहीं सकता। आई कैंट प्ले द गिटार, मैं गिटार नहीं बजा सकता। तो देखेंगे दोनों सब्जेक्ट आई दोनों सेम है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। कैंट दोनों हेल्पिंग वर्ब सेम है, तो रिपीट करने की ज़रूरत
नहीं है। तो बहुत इजी बचा, दोनों आई कैंट दोनों में से कॉमन निकालेंगे, आई कैंट लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें बच्चा सिंग उतार लेंगे, फिर लगाएंगे और उसके बाद पूरा सेंटेंस उतार देंगे, और प्ले गिटार। आई कैंट सिंग और प्ले, मैं न गा सकता हूँ और ना ही गिटार बजा सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, यूज़ ऑफ और का भी क्लियर हो गया। बहुत इजी सेंटेंस है, बहुत इजी, आप थोड़ा सा तैयारी करेंगे, देखेंगे ना, तो फिर आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। चलिए इसके प्रैक्टिस के लिए 3 लेसन है, हर एक को देखते हैं हम लोग कौन कौन सा। एक्सरसाइज 1 में भी देखिए, मैच द सेंटेंसेस एंड देन जॉइन देम बाय यूजिंग एंड से आपको जोड़ना है। देखिए एंड से ही जोड़ना है, ये जॉइंट लिखा ना, मैं गलती कर दिया उधर, लिखा नहीं। चलिए एंड से ही जोड़ेंगे उसको। चलिए रहने दे, देखते हैं, दिखेगा नहीं फिर वो। पहला सेंटेंस, वी सोल्ड आवर ओल्ड कार। आप उसमें से कोई दूसरा आपको जो सूटेबल है इसके साथ मैच करना है और मैच करके एंड से जोड़ना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, पहला मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा मैंने, वी सोल्ड आवर ओल्ड कार्स, हमने यहाँ से ले लिया 1 नंबर, वी सोल्ड आवर ओल्ड कार्स, ठीक है। उसके बाद है, अब देखें कहाँ पर है, बॉट अ न्यू वन, वी बॉट अ न्यू वन, यहाँ पर ना वी बॉट अ न्यू वन, ये इधर है। तो हमने इसको इससे मैच करा दिया, लेकिन किससे मैच किया, जोड़ा एंड से। तो इसी तरह आपको मैच करना है और फिर एंड से जोड़ के सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो वी सोल्ड आवर ओल्ड कार एंड, देखिए दोबारा वी लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा नहीं लिखेंगे, बॉट न्यू वन, ठीक है। जब सब्जेक्ट सेम हो तो सब्जेक्ट को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए आई होप समझ में आ गया। दूसरा एक्सरसाइज देख लेते हैं, ये बट से जोड़ना, मैच द सेंटेंसेस एंड देन जॉइन देम बाय यूजिंग बट को मुझे हाईलाइट करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाया। तो बट से इसको जोड़ना है, आपको समझ में आ गया, बट से जोड़ना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर हम समझा देते हैं। देखिए, जैक नोज जिल, जैक जिल को जानता है, ठीक है, जैक नोज जिल। उसके बाद जो है डजंट नो जॉन, कहाँ गया, आप देख लें, ही डजंट नो जॉन, वो जिल को जानता है लेकिन नहीं जानता है जॉन को। तो दोबारा ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैक ही है ही। तो जैक नोज जिल बट डजंट नो जॉन, जैक जिल को जानता है लेकिन जॉन को नहीं जानता। आई होप कि समझ में आ गया। इसको भी आप बना लें इसी तरह ही, सारे सेंटेंस बनाएं। 9 क्वेश्चन है, 1 बना चुका हूँ, 8 आप बनाएं। तीसरा एक्सरसाइज है, मैच द सेंटेंसेज एंड देन जॉइन देम बाय यूजिंग और का इस्तेमाल करके आप इसको जोड़िए। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लें, आई विल सिंग है ना, आई विल सिंग, ये पहला हो गया। उसी तरह है डांस, सो आई विल डांस एट द पार्टी, ठीक है, आई विल डांस एट द पार्टी। सो आई विल दोनों में कॉमन है, हम दोनों को आई विल एक ही लिखेंगे, फिर सिंग लिख लेंगे और लिखेंगे डांस एट द पार्टी। हाँ, मैं गाऊंगा या नाचूंगा पार्टी में, मैं दोनों काम नहीं कर सकता, एक ही काम करूँ, दोनों में से एक चूज़ कर लो भाई, गाना या नाचना, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हमारे पास दूसरा लेसन, दूसरा टॉपिक है, जिसका सेकंड पार्ट ऑफ लिसनिंग एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू लिसन द करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट सेंटेंसेज एंड करेक्ट speeches so that you can speak also correctly, okay? So it's a practice of listening, listen it attentively. There was a man who came from the mushrikeen at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam when they were about to go out into a battle. I'm not sure if it was the battle of Badr or Uhud. I'm not sure it was Uhud or maybe a battle after that. So this man came to the Prophet ﷺ and said, Ya Rasulullah, I have come to bear witness that there is only one God worthy of worship and you are his messenger. I've come to accept your deen. The Prophet ﷺ, after explaining it to him, he made bay'ah, he pledged allegiance to this religion and bared witness that there is only one God and you are his messenger. The call to jihad was there. And the Prophet ﷺ said to him, you know, since you've just become a Muslim, you need to sit down and learn your deen. You're not obliged to go out right now. It's okay, you're exempt. You know what that Sahabi said? And I don't know his name, subhanAllah. In fact, in the books, his name is not mentioned. Why? Because the focus is not about names. The focus is not about identity or color or background of their culture. This is not important. Whether they are men or women, it doesn't matter. The actions of a person and their intention is what gives you the merit, not your color or shape. He said, Ya Rasulullah,
I did not become a Muslim to sit lazily there while watching my brothers and sisters being massacred and hurt, but rather to defend them in the cause of Allah, and for an arrow to enter into this side of my neck and exit through this side. And he pointed with his finger. Rasul ﷺ, when he saw his determination, he said, very well then, okay, come along. How can I deny you Firdaus? He went along and fought. The Muslims were victorious. So the Prophet ﷺ, being the compassionate, loving Rasul of Allah, rahmatan lil alameen, a mercy to all of mankind, he was the one who remembers those one or two people who no one else remembers. So he went looking for this Sahabi. He couldn't find him. Finally he found him on the floor with several of the mushrikeen around him, and he had killed them, and he was dead in the middle of them. Rasul ﷺ looked at him and saw exactly where he had pointed to his neck. An arrow had entered from here and exited from there. Allah had given him exactly what he wanted. Listen to what the Prophet ﷺ said. This is the point. Bakhin bakh. This is an Arabic statement, sort of expression they used to use when they are, something is out of the ordinary. He said, bakhin bakh, far out. Wow. Well, what do you know? Like that. Bakhin bakh. Rajulun. دخل الفردوس. I hope you enjoyed this beautiful story by a Sahaba, radiyallahu anhu. Okay, and he was a new Muslim, but he didn't stop himself to sit there happily, cozily, and watch his brothers massacred and hurt in the battlefield. So he also got ready and went to the field and martyred there. Okay, sacrificed his life for the sake of the deen, for the sake of the Sahaba radiyallahu and for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So he died, he martyred and went to highest place, got highest place in the Jannah. So now moving to the next part, that's a translation part. अब हम ट्रांसलेशन पार्ट की तरफ आते हैं. दैट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम पढ़ेंगे आज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ग्रामर का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप इसको जरूर देखें. देखिए स्पीकिंग में बहुत सारी कुछ 8-10 सेंटेंस का जाना ज़रूरी है स्पीकिंग करने के लिए. तो इसमें से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी इंपॉर्टेंस है, इसको भी जाना ज़रूरी है, याद रखें. अब इसका देखेंगे इस्तेमाल, कहाँ का इस्तेमाल करते हैं वो हम देख लें. यूज़ है टू एक्सप्रेस एक्शंस गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एक्शन बताने के लिए जो काम, ऐसा काम बताने के लिए जो बोलते वक्त चल रहा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, यानी कि कोई ऐसा काम जो बोलते वक्त चल रहा हो, उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ज़रूरत पड़ती है. इसी टेंस में ट्रांसफ़र किया जाएगा. ठीक है. द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट. बच्चे फ़ुटबॉल खेल रहे हैं इस वक्त. तो जब मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, तो मतलब काम चल रहा है. ठीक है ना, बच्चे फ़ुटबॉल खेल रहे हैं. मैं देख के कह रहा हूँ कि बच्चे फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब द वर्क इज़ गोइंग ऑन. यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश एट प्रेजेंट नाउ. आप अभी इंग्लिश सीख रहे हैं तभी तो देख रहे हैं. ठीक है, तो सीख रहे हैं, ये आपका काम चल रहा है. कंटिन्यू है द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोलते वक्त ये काम आपका चल रहा है. मैं बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आप ये वाकई सीख रहे हैं, काम चल रहा है, इसको बोलते हैं. तो बोलते वक्त जो काम चल रहा है उसको ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं. दूसरा यूज़ देखते हैं, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज़ प्लान टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर. ऐसा एक्शन बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं जो नियर फ्यूचर में, करीब के फ्यूचर में होने वाला है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि बस जब करीब में ही होने वाला है. ऐसा सेंटेंस भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जैसे कि मिसाल के तौर पर, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो. मैं कल मुंबई जा रहा हूँ. तो फ्यूचर में है, अभी तो गया नहीं है, फ्यूचर में ही है, लेकिन ये जाना नियर फ्यूचर है, बस फ्यूचर के बल्कि करीब है, वो कल जाएगा. तो ऐसे सेंटेंस को भी कंटिन्यूअस में बनाते हैं. मैं कल मुंबई जा रहा हूँ. ठीक है. उसी तरह से इज़ कमिंग हियर इन द इवनिंग. वो शाम को यहाँ आ रही है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि ये नियर फ्यूचर में बनेगा. समझ में आ गई बात. तो ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जो नियर फ्यूचर बताता हो. चलिए, ऐसा बोल सकते हैं कि वो अगले महीने शादी करने जा रहा है. तो अगले महीना भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. ही इज़ गोइंग टू मैरी नेक्स्ट ईयर. ओके, क्लियर. इसी तरह वो अगले साल, अगले महीने या अगले हफ्ते गाड़ी खरीद रहा है. सो इज़ गोइंग टू बाई अ न्यू कार नेक्स्ट वीक. तो ऐसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं. आगे देखते हैं हम एक और तरीका, एक और चीज़ है जहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं.
टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एक्शन बताने के लिए, विच मे नॉट बी एक्चुअली गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसा काम बताने के लिए भी करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल, जो शायद कि वो काम एक्चुअली हो नहीं रहा है, बल्कि वो कुछ कोई काम कर नहीं रहा, बल्कि वो भी कुछ हो रहा है, प्रेजेंट में ही है। ऐसे भी सेंटेंस होते हैं कुछ, हम देखते हैं कौन सा वो है, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज, आजकल हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अभी बोलते वक्त वो काम नहीं चल रहा, लेकिन वो काम कंटिन्यू है, प्रेजेंट में ही चल रहा है, वो खेल रहे हैं, वो लोग कंटिन्यू है, अभी नहीं खेल रहे, लेकिन वो कई दिनों से खेल रहे हैं, कंटिन्यू है। समझ में आ गई बात? तो ऐसा सेंटेंस को भी बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ट्रांसफर करते हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर एट स्कूल, हम स्कूल पे इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। तो अभी तो ये घर पे है या कहीं और है, तो बच्चे अपने दोस्त को बोल रहा कि अभी हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। तो वो सीखने का काम तो जब होगा सो होगा, स्कूल में जाएगा तब, अभी नहीं कर रहा, लेकिन सीख रहा है, मतलब इस सब कुछ दिनों से वो काम चल रहा है। तो आई थिंक समझ में आ गया। ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जैसे कि वो वो घर के पास बैठा हुआ है, सो वो है ना, बैठा हुआ, ही इज सिटिंग, ठीक है, बैठा हुआ ही बोल सकते हैं, ही इज सिटिंग देयर, वो वहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, वो वहाँ सोया हुआ है, ही स्लीपिंग देयर, वो वहाँ सोया हुआ है। तो ये काम चल रहा है, सो रहा है ही बोल सकते हैं, सोया हुआ भी बोल सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा, ये बहुत छोटा, बहुत कम ऐसे सेंटेंस होते हैं, लेकिन आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको भी ऐसा सेंटेंस अगर मिले, जैसे वो वहाँ बैठा हुआ है या वो वहाँ सोया हुआ है ना, मेरा भाई वहाँ वहाँ पर लेटा हुआ है, तो इस तरह जो है इट इज़ ही इज़ स्लीपिंग देयर, ही इज़ लाइंग देयर, है ना, ही इज़ रीडिंग देयर, ठीक, ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, हम देखते हैं कुछ नई चीज़ें। आई होप कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ समझ में आ गया। अच्छा, इसमें और चीज़ें हैं जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर थोड़ा सा अलग है, इसका मामला थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉर्मली नॉट यूज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते हैं तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे ऐसे मेंटली ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे वर्ब्स हैं जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। याद रखें, इसको इस्तेमाल, इन वर्ब्स को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से वर्ब्स ऑफ मेंटल, ऐसी वर्ब्स जो दिमाग से ताल्लुक़ रखते हो, जैसे कि सपोज भूलना, याद रखना, मानना, राज़ी होना, ट्रस्ट करना, जानना, अंडरस्टैंड करना, माइंड, दिमाग से जो चीज़ें होती हैं ना, इसको हम ये नहीं बोलते कि जैसे आई एम फॉरगेटिंग योर नेम, मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। मैं आपका नाम भूल गया, आई फॉरगेट योर नेम, आई एम फॉरगेटिंग योर नेम नहीं बोलेंगे कि मैं आपका नाम भूला जा रहा हूँ या भूल रहा हूँ, नहीं, गलत है ये ऐसे सेंटेंस को। और इसी तरह आई रिमेंबरिंग यू, आई एम नोइंग यू, गलत है, आई एम नोइंग यू नहीं बोलेंगे, आई नो यू, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में बना देंगे ऐसे सेंटेंस को। समझ में आ रही बात? क्लियर? समझ में आ गई बात? ऐसे सेंटेंस को हम क्या इसलिए बोले, आई एम फॉरगेटिंग योर नेम, मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, गलत हो जाएगा। या आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ, नहीं, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, ठीक है। आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूँ। तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे। क्लियर? अच्छा, वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, फीलिंग्स और इमोशंस, जज्बात और एहसासात की भी वर्ड्स को हम कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करते, जैसे फॉर लव, विश, डिज़ायर, लाइक, प्रेफर, हेट, वांट, फियर, रिफ्यूज़, होप, ये सारे वर्ड्स को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लगाते। जैसे ही वॉज वांटिंग टू नो द आंसर, ये वांटिंग टू नो द आंसर रॉन्ग है, he was wanting to know the answer और he is wanting to know the answer गलत होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर was लिखा is होना चाहिए। चलिए, ठीक है। तो वांटिंग जो है हमको बताना मसला यहाँ पर था, वांटिंग, वांटिंग जो है प्रेजेंट में नहीं जाएगा, कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये फीलिंग्स और इमोशन से ताल्लुक़ रखता है, चाहत, डिज़ायर, ख्वाहिश, ठीक है। इस सब से ऐसे सारे वर्ड्स को बचाना है, ठीक है, कंटिन्यूअस में। तो क्या होगा, ही वांट्स टू नो द आंसर, वो आंसर जानना चाहता है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और सेंस, लाइक फील, ने जो बोलते 5 सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन जिसको देखना, सुनना, आई है, फील करना, ये भी जो है ना इसमें भी कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ में आ रही है? सब चीज़ का इस्तेमाल, सी, स्मेल, नोटिस, टेस्ट, ये सब भी, टच, ये सब इस्तेमाल कंटिन्यूअस में नहीं करते। जैसे ये नहीं बोलेंगे टू नॉट से आई एम सीइंग समवन थ्रू द विंडो, मैं किसी को विंडो से देख रहा हूँ, सीइंग गलत हो जाएगा। बट आई एम नॉट हियरिंग, लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूँ हिम क्लियरली, सही से सुन नहीं पा रहा हूँ, नहीं। आई कैन सी समवन बोल सकते हैं, और आई सी समवन थ्रू द विंडो, मैं किसी को देखता हूँ
ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोल सकते हैं, और आई कैन सी से बोल सकते हैं। आई कैन सी समवन थ्रू द विंडो बट आई कैन नॉट हियर हिम क्लियरली। ओके, तो कंटिन्यूस में नहीं आएगा, बस सिंपल सी बात। वर्ब्स ऑफ पोसेशन, जायदाद मिल्कियत की चीज़ों को भी बताने के लिए द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि मेरा बिलोंगिंग्स मेरी है, बिलोंगिंग, हैव, ओन, कंटेन, कंसिस्ट एंड पोसेस, कंसिस्ट ऑफ, ये सारे वर्ड्स को भी हम कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। डू नॉट से दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी, ना, दिस कार बिलोंग्स टू मी बोलेंगे। क्या, बिलोंग्स टू मी। क्लियर, दिस कार बिलोंगिंग टू मी गलत है। आई बात समझ में? आई होप के समझ में आया। ये तो रहा आपको थोड़ा सा बाहरी बारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ बताने की। आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं क्लू इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कुछ हिंट्स, जैसा मैंने प्रेजेंट सिंपल में कुछ हिंट्स दिया था पहचानने के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पहचानने का कुछ हिंट्स दे रहा हूँ मैं। कैसे पहचानेंगे? वी जनरली यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विथ वर्ड्स और फ्रेजेस लाइक नाउ। हम आमतौर पे इन सारे वर्ड्स को जो है इस्तेमाल करते हैं फ्रेज में। अगर ये सब दिख जाएंगे सेंटेंस में तो समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूस। नाउ मोस्टली है, नाउ अगर दिखा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। स्टिल, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। एट द मोमेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इन द पिक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सेंटेंस में अगर ये वर्ड दिख गए तो समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। हिंदी में तो पहचान पता ही है, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं आप लोग। ETC होता है, ठीक है। लास्ट में रहा है, रही है, वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो सो रहा है, वो नहा रहा है, वो धो रहा है ना। ना, तो ये रहा रही होगा लास्ट में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। अच्छा, इज आर एम का इस्तेमाल, इसमें इज आर एम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, यानी थर्ड पर्सन के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी के साथ आई के साथ, एम के साथ आई का इस्तेमाल करेंगे, बाकी के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वी आर, यू आर, दे आर, बॉयज़ आर, टीचर्स आर, डॉग्स आर, है ना। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया इसका यूज़। आप इसको फिर से एक बार देख लें, समझ लो। उम्मीद है कि ज़्यादा इसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तो माशाल्लाह बहुत समझदार हो भी चुके हैं आप, ठीक है। अब आगे आते हैं रूल बनाने का तरीका। क्या रूल है? पहले जो हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, बहुत ईजी है। उसके बाद इज आर एम में से कोई एक सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इन थर्ड पर्सन, जो सभी हमने इससे पहले पढ़ा ना, इज आर एम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट को देख करके हम इज आर एम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें ING लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। फुल स्टॉप दे देंगे। नेगेटिव बनाने का तरीका सब्जेक्ट इज आर एम, थर्ड तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम, ठीक है। अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाने का तरीका तीसरे नंबर पे नॉट, बाकी सेम, ठीक। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? इज आर एम पहले लगा देंगे, इज आर एम को पहले लेके जाएंगे, और बाकी सेम, सब सही है। इज आर एम को पहले लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा। नॉट लगा देंगे तीसरे नंबर पे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, सेम चीज़ है। अफर्मेटिव याद हो जाएगा, तो इसमें नॉट लगाएंगे तीसरे, एक दो, एक नंबर, दो नंबर, तीसरे नंबर पे क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, हम इस आर एम को पहले लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा इंटेरोगेटिव। क्लियर है? आई होप यू गॉट इट। ये रहा रूल। आगे आते हैं बनाने का, एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। वह एक कलम खरीद रहा है, वह पहले सब्जेक्ट है, वह, ही। उसके बाद रहा है, रही है बताएंगे। यहाँ पर देखिए, वो जो तरीका आपने सीखा होगा कैन वाला इस्तेमाल जो मैंने सिखाया था, एक आखिर से चलेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर उल्टे चलो। वह, उसके बाद रहा है, रही है लिख देंगे, इज़, उसके बाद खरीदना का बाइंग, चूँकि रूल के मुताबिक है, बाइंग लिख देंगे। क्या खरीद रहा है? कलम, अ पेन, एक कलम, ठीक है। उसी तरह नॉट लगाएंगे तीसरे नंबर पर, बाकी सेम लिखेंगे, ही इज़ नॉट बाइंग अ पेन। इस आर एम को पहले लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में, बाकी सेम, इज़ ही बाइंग अ पेन, ठीक है। उसी तरह जो है आगे देख लेते हैं। हम सब पतंग उड़ा रहे हैं, वी आर फ्लाइंग काइट्स। वी सब्जेक्ट, हम सब का होगा वी। उसके बाद रहे हैं, दूसरे नंबर पे लिखेंगे आर। उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं भाई? उड़ाना वर्ब है, रहे हैं हो गया आर, उसका उड़ाना का वर्ब आर, वी आर फ्लाइंग, क्या उड़ा रहे हैं? पतंग, चौथा नंबर। समझ में आ गई बात? तो पहले ये, उसके बाद रहे हैं, उसके बाद तीसरा नंबर, उसके बाद चौथा नंबर। इसी तरह जितना सेंटेंस बढ़ता जाएगा पीछे से चलेंगे। और हम सब पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, तीसरे नंबर पे नॉट लगाएंगे, बाकी सेम। वी एक नंबर, आर दो नंबर, नॉट लगा दिया, 3 नंबर हो गया। तीसरे नंबर पे नॉट लगाए, बाकी सेम। वी आर नॉट फ्लाइंग काइट्स। उसे क्या हम सब पतंग उड़ा रहे हैं, तो हम यहाँ से जो है इस आर को पहले लगा देंगे, हो जाएगा इंटेरोगेटिव। आर वी फ्लाइंग काइट्स, क्या हम पतंग उड़ा रहे हैं? तो आई होप कि समझ में आ रहा है। चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया है तो इसलिए यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। अभी आपको टास्क दे देते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। टास्क ले लीजिए, होमवर्क ले लीजिए। ये रहा, आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश।
इसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में। और इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज 2 है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी या उर्दू में आप इसको ट्रांसलेट करके आंसर भेजिए ताकि हम इसको करेक्ट कर पाए, ठीक है। और एक और चीज़ है, वोकेबलरी ले लेते हैं, और ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, तो इसको वोकेबलरी वर्ड स्टॉक ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसको भी वेयर कर लेते हैं। चलिए, पुल द चेन नया वर्ड है आपके लिए, आज 10 वर्ड ये रहे। पुल द चेन, टू लेट, ये सब आपको जो है सिंबल दिखाई देगा, सिंबल पर अक्सर जो है रास्तों पर, सड़कों पर ये लिखा होता है, तो इसका क्या मतलब होता है ये मालूम होना चाहिए। पुल द चेन अब देखेंगे कहाँ पर, बताइए, ट्रेन में, तो जंजीर खींचिए। टू लेट, किराए के लिए खाली है। स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। रोड क्लोज, सड़क बंद है। प्लीज स्टैंड इन क्यू, लाइन में खड़े रहें। फॉर लेडीज़ ओनली, सिर्फ औरतों के लिए। डोंट माइंड, बुरा ना माने। डोंट लूज योर टेम्पर, गुस्सा मत करें। डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत करो, ठीक है, वही है, दोनों मीनिंग होगा। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, ठीक है, यहाँ पर हो छूट गया है, मेरी नज़र से दूर हो जाओ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आया तो, और लाइक भी करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा आपको लग रहा है वीडियो। पसंद आया तो आगे भेजूँ इंशाल्लाह, ठीक है। सी अगेन, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट टाइम।